हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और आज हम चर्चा करने वाले हैं फ्रांस की क्रांति के बारे में। हम जानेंगे फ्रांस की क्रांति के पीछे क्या क्या कारण थे, किन वजहों से फ्रांस की जो क्रांति थी वो अस्तित्व में आई और इसके क्या परिणाम होते हैं। इससे पहले हमने अमेरिका के बारे में पढ़ा था, अमेरिका की खोज के बारे में पढ़ा था, अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ा था और आज हम फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो उम्मीद है ये जो लेक्चर है वो आपको पसंद आएगा और फ्रांस की क्रांति से संबंधित जो भी आपका डाउट होगा वो इस वीडियो के माध्यम से एकदम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें फ्रांस की क्रांति के बारे में, ठीक है, अगर हम बात करें फ्रांस की क्रांति के बारे में तो फ्रांस की क्रांति कब होती है, फ्रांस की क्रांति के पीछे कारण क्या थे, फ्रांस की क्रांति के पीछे कौन कौन से वहाँ के शासक जिम्मेदार थे और उनकी जो शासन व्यवस्था है वो किस प्रकार की थी। ये कुछ चुने पॉइंटों के बारे में हम चर्चा करेंगे और जानेंगे। देखिए, फ्रांस की क्रांति की बात करें तो 1789, ठीक है, 1789 फ्रांस की क्रांति 1789 में होती है। अब हम बात करते हैं इसके जो पीछे कारण थे वो क्या थे, फ्रांस की क्रांति के पीछे कारण। देखिए, अगर हम कारणों में बात करें तो बहुत सारे कारण जो हैं इस क्रांति के पीछे गिनाए जा सकते हैं, जैसे कि निरंकुश शासक हो गया, वंशानुगत व्यवस्था हो गई, ठीक है, आर्थिक बोझ हो गया लोगों के ऊपर, एक ऐसी व्यवस्था पनप गई फ्रांस के अंदर जिसका आम जनता क्या कर रही थी, विरोध कर रही थी, क्योंकि पादरी वर्ग जो था और जो सरकारी अधिकारी थे वो क्या हो गए, एकदम से भ्रष्ट हो जाते हैं और जब वो भ्रष्ट हो जाते हैं तो लोग जो हैं वो बहुत क्रोधित होते हैं और सड़कों पर उतर आते हैं, जिसके बाद एक ऐसी लोगों के मन में छवि बन गई थी शासकों के प्रति कि ये जो शासक हैं वो लूट खरोट मचा रहे हैं और इनका तख्ता पलट करना क्या है, जरूरी है। तो इसलिए वो फ्रांस की व्यवस्था से क्या थे, बहुत ज़्यादा नाराज थे। अब देखिए, कारणों में अगर हम बात करें तो इसके पीछे सबसे पहले कारणों में कौन से कारणों की बात करेंगे, राजनीतिक कारणों की बात करेंगे, ठीक है। कौन से कारणों की बात करेंगे, कारणों में भी राजनीतिक कारणों की बात करेंगे, क्योंकि राजनीतिक कारण सीधे सत्ता से जुड़े हुए थे और जब कोई भी चीज सत्ता से जुड़ी हुई होती है तो वो उसके लिए मुख्यतः उत्तरदायी होती है, क्योंकि प्रत्येक चीज के पीछे सत्ता जिम्मेदार होती है। अब देखिए, राजनीतिक कारणों में जो कारण आता है वो आता है वंशानुगत शासन। वंशानुगत शासन से सीधा सा मतलब था, और ज्यादातर शासन जो होता है, राज सत्तात्मक जो शासन होता है वो वंशानुगत ही होता है, राजा का बेटा राजा और फिर उसके बाद उसका बेटा राजा, ये क्रम हमेशा चलता रहता था, ये कभी नहीं टूटता था, ठीक है। तो पहला हो गया वंशानुगत। दूसरा और महत्वपूर्ण कारण है निरंकुश शासन, किसी की बातें ना मानना, आदेश निकाल के इसको मार दो तो मार दो, भले ही वो उसके पीछे कोई गलती ना हो। राजा ने एक बार गलती से भी बोल दिया कि इसकी हत्या कर दी जाए तो वो कर दी जाती थी, कोई न्याय की प्रक्रिया नहीं थी, मनमाने ढंग से लोग शासन करते थे, कोई जन कल्याण की इनकी योजनाएं नहीं थी, केवल और केवल स्वयं की सुविधा के आधार पर ये क्या करते थे, शासन करते थे। इसलिए इनका जो शासन था वो निरंकुश था और निरंकुश शासन के खिलाफ जनता विद्रोह कर देती है। तो ये जो है दूसरा महत्वपूर्ण क्या माना जाता है, कारण माना जाता है। कौन सा कारण माना जाता है, निरंकुश शासन। निरंकुश शासन के बाद जो अगला कारण है वो है आर्थिक नीतियां। आर्थिक नीतियां क्या बन जाती हैं, इसके पीछे एक मुख्य वजह बन जाती है। आर्थिक नीतियां ऐसी थी कि यहाँ पर कितने होते हैं, 3 वर्ग होते हैं।
सबसे ऊपर कौन थे? पादरी थे। नीचे और बीच में सामंत और कुलीन वर्ग बैठा हुआ था, और सबसे नीचे जो है वो कौन होता है? आम जनता होती है। तो जो ऊपर के 2 वर्ग थे वो कर मुक्त थे, और कर का भार किस पर पड़ता था? आम जनता पर पड़ता था, और उससे आम जनता बहुत त्रस्त थी। इसके अलावा एक राजनीतिक कारण ये भी था कि राजा जो था स्वयं को देवीय मानता था। क्या मानता था? देवीय सिद्धांत। तो राजा का देवीय सिद्धांत, राजा का देवीय सिद्धांत से मतलब सीधा सा होता है कि राजा के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया कि राजा जो है ईश्वर के बाद में सबसे बड़ा है, और वो एक प्रकार से ईश्वर के द्वारा बैठाया गया है। तो इस प्रकार का देवीय सिद्धांत कहा जाता था कि जो राजा के आदेश हैं वो प्रभु के आदेशों के बराबर होते हैं। तो राजा का क्या है? देवीय सिद्धांत है, और इसी में बिल्कुल इसी से मिलता जुलता जो कारण बताया जाता है वो ये है कि ईश्वर का प्रतिनिधि, लोगों को यह बताया जाता था कि जो राजा है वो ईश्वर का प्रतिनिधि है, ईश्वर के द्वारा भेजा गया है, और इसके जो प्रत्येक कार्य हैं वो बिल्कुल न्याय संगत हैं, ताकि लोग उसका ज़्यादा विरोध ना करें। आधे से ज़्यादा जो जनता है, यानी कि आधे से ज़्यादा जनता इन बातों पर विश्वास कर लेती थी कि राजा जो है वो क्या है? ईश्वर का प्रतिनिधि है, ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है। तो ये सारी थ्योरी जो हैं वो दी जाती हैं। वंशानुगत शासन, निरंकुश शासन, आर्थिक नीतियाँ, राजा का देवीय सिद्धांत और ईश्वर का प्रतिनिधि, ये मैंने आपको कारण बताए जो काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, राजनीतिक कारणों में। अब हम इससे आगे बात करते हैं। देखिए, तो वंशानुगत शासन हो गया, निरंकुश शासन हो गया, आर्थिक नीतियां हो गई, राजा का देवीय सिद्धांत हो गया, और ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। ठीक है, अब देखिए हम शासकों के बारे में बात करें। वो शासक जिनका शासन जो है बिल्कुल निरंकुश और बेकार शासन होता है। तो शासन के बारे में बात करें तो कौन कौन से शासक थे? वो लुई 14वां, ठीक है। दूसरा शासक होता है लुई 15वां, और तीसरा शासक जो होता है वो लुई 16वां। ये जो 2 शासक मैंने बताए हैं, लुई 15वां और लुई 16वां, ये दोनों ही बिल्कुल अयोग्य थे, मक्कार थे, नालायक थे, जो बोला जाए वो थे। ठीक है, कौन? लुई 15वां और लुई 16वां, ये क्या थे? अयोग्य शासक थे। इनके अंदर कोई टैलेंट नहीं था। क्या थे ये? अयोग्य शासक थे। ठीक है, तो शासन के बारे में बात करें तो लुई 14वां, लुई 14वां के बाद लुई 15वां, लुई 15वां के बाद लुई 16वां। तो ये क्या होते हैं? अयोग्य शासक होते हैं। जब अयोग्य शासक होते हैं तो जनता इनकी नीतियों से क्या हो जाती है? त्रस्त हो जाती है। और जनता जब नीतियों से त्रस्त हो जाती है तो एक ही मार्ग बचता है, और वो मार्ग होता है विद्रोह का। और जब विद्रोह होगा तो क्रांति होगी, क्रांति होगी तो परिवर्तन आएगा। देखिए, अब मैं तुम्हें थोड़ा सा शासन व्यवस्था समझा दूं लोगों की कि शासन व्यवस्था थी कैसे। तो अपनी नजरें बोर्ड की तरफ देखिए, मैं तुमको शासन व्यवस्था समझा रहा हूं। मान लीजिए ये क्या है? एक पिलर है। मान लीजिए ये क्या है? एक पिलर है शासन व्यवस्था का, और ये क्या है? शासन व्यवस्था का एक पिलर है। ठीक है, और ये जो पिलर है, इस पिलर में कितने खंभे बने हुए हैं? तो इस पिलर में टोटल 3 खंभे बने हुए हैं। ठीक है, कितने खंभे बने हुए हैं? टोटल 3 खंभे बने हुए हैं। तो सबसे ऊपर के पायदान पर कौन बैठा हुआ था? तो सबसे ऊपर के जो पायदान था उस पर बैठे हुए थे पादरी। कौन बैठे हुए थे? तो सबसे ऊपर का जो पायदान था
आप लोगों को दिख रहा होगा, तो उसमें पादरी बैठे हुए थे। ठीक है, और मोटा कर देते हैं, चलो नहीं दिख रहा होगा तो सबसे जो बड़ा है, ठीक है, ये क्या है, तो इस पर बैठे थे पादरी। अब पादरी बैठे हुए थे, अब दूसरे पर कौन आता है, तो दूसरे पर आते हैं सामंत। कौन आता है, सामंत आते हैं, और सामंतों के साथ ही कुलीन वर्ग। ठीक है, कौन सा आते हैं, सामंत आते हैं, और सामंतों के बाद कुलीन वर्ग आते हैं, और नीचे इसमें साधारण लोग आते हैं। तो कौन आ गया, नीचे सबसे साधारण लोग आ गए। आप इस व्यवस्था को ऐसे समझ लीजिए, भारतीय व्यवस्था के संदर्भ में, कि ऊपर जो है वो कब्जा होता है ब्राह्मणों का, उसके बाद क्षत्रियों का, उसके बाद वैश्यों का, सबसे नीचे के पायदान पर कौन पड़े होते थे, शूद्र। तो बिल्कुल ऐसी ही व्यवस्था, उस व्यवस्था से मिलती जुलती व्यवस्था यहां पर होती है। अगर मैं बात करूं पादरियों की, कि पादरी करते क्या थे, पादरी जो है वो जनता से क्या करते थे, पैसा उगाते थे, टैक्स लगाते थे। ठीक है, करों का क्या करते थे, निर्धारण करते थे। इनके ऊपर स्वयं के ऊपर कोई कर नहीं लगाया जाता था। जैसे हमारे हिंदुस्तान में क्या होता है, ब्राह्मणों के ऊपर कोई कर नहीं लगाया जाता था, सेम यही कंडीशन इनके साथ थी। करों का क्या करते थे, निर्धारण करते थे दूसरों के ऊपर। ठीक, और उस पैसे से जो करों के रूप में इनको प्राप्त होता था, उस पैसे से मजे में क्या करते थे, जीवन यापन करते थे। ठीक है, जनता के ऊपर कर लगा दिए। कर लगाने के बाद जो पादरी वर्ग था वो काफी संपन्न वर्ग होता है। इन्हीं पादरियों में एक और पादरी थे, निम्न पादरी। कौन होते हैं, इन्हीं पादरियों में दो श्रेणी थी, एक उच्च श्रेणी के पादरी थे, एक निम्न श्रेणी के पादरी हैं। ठीक है, ये क्या काम करते थे, तो ये भी ये जो थे वो धार्मिक कार्यों में संलग्न रहते थे। अब फिर वो कहाँ रहते थे, तो वो राजनीतिक सत्ता का भाग होते थे। जैसे कि बड़े बड़े लोग होते हैं, वो धार्मिक कार्यों में इतना संलग्न नहीं थे, केवल दिखाने के लिए होते थे, लेकिन वो लोग राज सत्ता का अपना अनुसरण किया करते थे, उससे जुड़े रहते थे, उससे उस व्यवस्था के अंदर संलग्न थे। ठीक है, तो ये पादरी वर्ग होता है, जो निम्न पादरी वर्ग होता है वो धार्मिक कार्य करता था, जनसाधारण के कार्य करता था। अब देखिए, बात करते हैं हम सामंत वर्ग की। किसकी, सामंत वर्ग की। तो सामंत वर्ग क्या करता है, सामंत वर्ग और कुलीन वर्ग। ठीक है, सामंत वर्ग और जो कुलीन वर्ग होता है, ये जो था राजकीय कार्यों में ये भी क्या था, संलग्न था, और बहुत सारे अधिकारियों के पद पर ये नियुक्त था और सेना में शामिल होता था। ठीक, अब मैंने इसमें जोड़ा है अधिकार प्राप्त। अधिकार प्राप्त से सीधा सा मतलब क्या है, अधिकार प्राप्त से सीधा सा मतलब यह है कि इन दोनों जो शीर्ष होते हैं, पादरी, सामंत और कुलीन वर्ग, इनको क्या थे, विशेष अधिकार प्राप्त थे। ठीक है, क्या प्राप्त थे इनको, इनको विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। ये बहुत सारे कार्य कर सकते थे, राज दरबार में उपस्थित हो सकते थे, अपनी बात रख सकते थे, सेना में शामिल हो सकते थे, उसका संचालन कर सकते थे। तो ऐसे इनको क्या थे, विशेष अधिकार प्राप्त थे। अब बात करते हैं साधारण लोगों की। साधारण लोगों में कौन कौन शामिल था, तो इसमें कृषक शामिल होता है, मजदूर शामिल होते हैं, ठीक है, व्यापारी शामिल होते हैं। तो ऐसा जो वर्ग होता है, मजदूरी करने वाला वर्ग होता है, चाहे वो किसी भी श्रेणी का हो, किसान हो, भले वो किसी श्रेणी का हो, व्यापारी वर्ग हो, तो इनको शामिल किया गया साधारण लोगों में।
और केवल इन्हीं के ऊपर क्या लगाया जाता था, टैक्स लगाया जाता था। याद रखना है, इनके ऊपर क्या लगता था, टैक्स लगता था। यानी कि ऊपर के जो दो वर्ग होते हैं उनके ऊपर टैक्स नहीं लगता था, केवल इनके ऊपर ही क्या थोपा जाता था, टैक्स थोपा जाता था। ठीक है, हमेशा जो दमन होगा वो किसका होगा, साधारण यानी सबसे निचले वर्ग का ही दमन होगा। पहले भी होता था इतिहास में, कितने भी पुराने से पुराने समय में चले जाओ तब भी असाधारण लोगों का, जो निचले वर्ग के लोग होते हैं उनका दमन होता है, आज भी होता है और भविष्य में भी होता रहेगा। ठीक है, ये थ्योरी है, ये हमेशा ऐसी चलती रहेगी। जो शीर्ष वर्ग होता है वो पहले भी सत्ता का सुख भोगता था, वर्तमान में भी सत्ता का सुख भोग रहा है और भविष्य में क्या करेगा, सत्ता का सुख भोगेगा। ठीक है, तो साधारण लोग होते हैं उनके ऊपर टैक्स लगाए जाते हैं, कर लगाए जाते हैं, और जब भी कोई टैक्स बढ़ता था तो इनके ऊपर ही जोर पड़ता, क्योंकि दो वर्ग जो थे वो क्या थे, टैक्सों से फ्री थे। ठीक है, ये बात याद रखनी है, इन दोनों के ऊपर, पादरी, सामंत और कुलीन वर्ग के ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाता था। ठीक है, अब देखो ये थ्योरी समझ में आ गई। अब इसके बाद जो तीसरा कारण आता है, तीसरा कारण क्या आता है, तीसरा आता है आर्थिक। देखिए, आर्थिक अगर कारणों की हम बात करें तो टैक्स कहां से प्राप्त किया जाता था, टैक्स ओनली जो साधारण वर्ग था, जो केवल साधारण वर्ग होता है वही टैक्स दे रहा था। और खाने वाले कितने होते हैं, कुलीन वर्ग था, सामंत थे, पादरी थे, कुछ राजा था। देखिए, टैक्स जो है उसका स्रोत केवल एक ही है और वो है साधारण लोग। लेकिन इस टैक्स का इस्तेमाल कहां कहां हो रहा था, देखिए ये टैक्स है वो जा रहा था पादरी वर्ग के पास, ये टैक्स कहां जा रहा था, सामंतों के पास, ये टैक्स है वो कहां जा रहा था, कुलीन वर्ग के पास। ये टैक्स है वो कहां जा रहा था, राजकोष में। कहां जा रहा था, राजकोष में। अब जो पैसा राजकोष में जा रहा है वो पैसा और कहां जा रहा है, तो राजकोष का पैसा जा रहा है युद्धों में। कहां जा रहा है, जो युद्ध होते थे उसके लिए पैसा कहां से आता था, तो पादरी छोड़ देते हैं। पादरी कभी किसी वर्ग के लिए पैसा देते हैं क्या, नहीं देते। धार्मिक व्यक्ति कभी पैसा देता ही नहीं है। ऐसे कभी भी कोई कार्यक्रम होगा तो ये लोग कभी ऐसे फंडों को राष्ट्र के नाम नहीं करते। देखिए, तो क्या हुआ, राजकोष का जो पैसा हुआ वो किसको दे दिया गया, युद्धों में जाता। युद्धों के अलावा विलासिता में क्या किया जाता था, खर्च किया जाता था। जो विलासिता के कार्य होते थे वहां पर जाकर ये खर्च किया जाता था पैसा। जो लुईस था, इसके द्वारा जो शासन व्यवस्था चल रही थी वो कैसी थी, बिल्कुल मक्कार, नालायक, बिल्कुल हरामी व्यवस्था थी। तो पैसा इसमें क्या हो रहा था, इन्वेस्ट हो रहा था। तो स्रोत का माध्यम केवल एक साधारण वर्ग, और इस साधारण वर्ग के पैसों से पादरी वर्ग, सामंत, कुलीन वर्ग, राजकोष, युद्ध, विलासिता, इतनी जगह पर वो पैसा कहाँ होता है, खर्च होता है, क्योंकि और कोई सा जो वर्ग था वो पैसे नहीं दे रहा था। इस कारण से जो राज्य की स्थिति होती है वो क्या हो जाती है, विकट हो जाती है। क्या होती है, विकट हो जाती है। और जब राजनीतिक स्थिति विकट हो जाती है, पर्याप्त मात्रा में राज्य के पास पैसा नहीं पहुंचता, तो उधर वो हिंसक प्रवृत्ति पर उतर आते हैं। और ये जो साधारण वर्ग था, ये किसान, मजदूर, व्यापारी जो वर्ग था, वो कब तक ये सब कुछ सहन करता, ये कब तक ये सब कुछ सहन करता। इसलिए इसने भी क्या किया, फिर धीरे धीरे विद्रोह की क्या कर दी, शुरुआत कर दी। इसके द्वारा विद्रोह की क्या कर दी जाती है, शुरुआत कर दी जाती है। और याद रखना, जो मैंने पिलर बनाया था, जो मैंने क्या बनाया, जो मैंने पिलर बनाया था, उसमें नीचे सबसे वर्ग कौन था, तो उसमें सबसे नीचे जो था वो यही वर्ग था, असाधारण वर्ग था। और जब नीचे असाधारण वर्ग था तो असाधारण वर्ग में आप मान लीजिए आग लग जाती है, तो ये क्या है, ऊपर जो बैठा हुआ था पादरी वर्ग और जो बैठा हुआ था सामंत वर्ग, तो ये दोनों वर्ग तो क्या है, खत्म हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि नीचे से साधारण वर्ग, मजदूर, किसान, इन्होंने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया, तो इनकी सत्ता भी क्या होती है, खत्म हो जाती है। और फ्रांस की क्रांति 1789 की क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। ठीक है, तो उम्मीद है ये लेक्चर समझ में आया होगा। इससे आगे
का जो घटनाक्रम है वो हम तुमको कब बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, यानी कि कल बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय। बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपका कमेंट्स पढ़ के हमको क्या लगेगा, अच्छा लगेगा। और हम इस वीडियो से संबंधित कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।